कोरोना संक्रमण से सुरक्षा का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। आज भारत में कोरोना के टीके की 100 करोड़ खुराकें पूरी हो गई, दे दी गई लोगों को। सरकार इस आंकड़े का उत्सव मना रही है, तो आज हमने भी सोचा कि इसी बहाने देश में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम की सुध लें, इस 100 करोड़ खुराक के आंकड़े को समझने की कोशिश करें कि ये उपलब्धि कितनी बड़ी है और अभी आगे कितना काम बाकी है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। बड़ी खबर पर चलेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको हमारी फील्ड रिपोर्ट्स में से एक छोटा सा हिस्सा। तो कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी शिकायत ये आती है कि साहब पॉल्यूशन होता है उससे। उस पॉल्यूशन को दूर करने का जो तरीका है, रेगुलेटरी तरीका, वो ये है कि जो भी वेस्टेज निकले उसको प्रोसेस किया जाए रिलीज़ करने के पहले। तो ये कौन सा प्लांट है? ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इसको एटीपी बोलते हैं। एटीपी है। ये गंदा पानी आ रहा है आपकी फैक्ट्री से, गरम बनाते हैं, बीमार है कि क्या? जैसे नाले में देखते हैं ना, काला बदबूदार पानी है, वो पानी है। इसमें ये क्या हो रहा है? ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग है। जो कूड़ा कचरा इसमें है वो पहले निकाल के डब्बे में डाल दे रहा है। कूड़ा कचरा ये हम लोग, आयुष जी आपको तो पता है, दर्शकों को भी पता हो कि हम लोग एक टेनरी में आए हुए हैं। कानपुर उन्नाव वाले एरिया में ये टेनरी है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल। तो हमने पूरा टेनरी में कैसे चमड़ा तैयार होता है ये वीडियो बनाया, लेकिन एक हमें अलग से था क्योंकि कई टेनरियाँ हैं ऐसी कानपुर की जिन पे जुर्माना भी लगा है और ये इल्ज़ाम पाया गया कि वो प्रदूषित पानी को रिलीज़ करती हैं। तो हमें बताया गया कि इन्होंने अपने यहाँ लगा रखा है प्लांट, तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो ये पत्थर वत्थर सब इसमें फंस जाता है। और ये देखो, ये पानी का एक इक्वलाइजेशन टैंक है। इक्वलाइजेशन टैंक। सारा पानी आके यहाँ इकट्ठा होता है। पत्थर भी तैर रहा है अंदर, क्या तैर रहा है वो तो उड़ के दफ्ती आ गई, कोई दफ्ती आ हवा गई। से, हवा की। ये गंदा पानी आप फिर इसमें क्या करते हैं? ये गंदा पानी को प्री एरिएट करके जो है, क्या करके? प्री एरिएशन दे रहे हैं। अरे भाई साहब, थोड़ा आसान भाषा में। इसमें हवा दे रहे हैं जिससे इसकी सेप्टिसिटी ना हो, इसमें पानी सेप्टिक ना हो। मतलब सेप्टिक मतलब वो अगर इसमें हवा से ऑक्सीजन जहरीला और वो सब ना हो। जी नहीं, जहरीला नहीं, Septic। बदबू ना मारे, बदबू ना मारे। अच्छा, बदबू रिलीज करने अब के आप लिए। यहाँ खड़े हुए हैं, ये आप देखिए। मास्क लगाइए, आपको बदबू नहीं आ रही। अरे हमको आ रही है, गंदा पानी आ रहा है, कह रहे हैं बदबू नहीं आ रही। डॉक्टर साहब अधेल बदबू नहीं आ रही, ये कह सकते हैं। ये क्या है, ये बताइए जरा। ये फ्लो डायग्राम है ईटीपी का। ईटीपी के जो जो अरे units इधर लगे इधर हुए आइए, इधर आइए। हैं, ये गंदा पानी कहाँ आया? ये आया है, ये इन्फ्लुएंट आया। इन्फ्लुएंट के बाद ये इक्वलाइजेशन टैंक ये में जो आया। आपने दिखाया इक्वलाइजेशन टैंक, फिर कहाँ जाएंगे हम? ये एनॉक्सिक टैंक है, ये ऊपर है। इसमें क्या होता है? इसमें पानी ट्रीटमेंट होता है। फिर ये पानी को ट्रीट कैसे करते हो? पानी से ही तो नहीं करते हो? नहीं, पानी से करता है। ये एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस होता है। ये है मेन ट्रीटमेंट का एरिएशन टैंक। हाँ। इसमें हवा देते हैं। हवा से जो होता है, जो ऑर्गेनिक लोड होता है, वो बायोडिग्रेड हो जाता है। इसके अंदर बैक्टीरिया होती है एरिएशन टैंक में, तो वो ऑर्गेनिक मैटर को खा लेती हैं, तो लोड कम हो जाता है। जैसे एरिएशन टैंक 1 में गया, 2 में गया, फिर यहाँ पे सेटलिंग करा ली हमने, कचरा निकाल लिया, फिर हमने इसको एरिएशन किया, फिर यहाँ पे केमिकल डोजिंग यहाँ पे करा, फिर यहाँ पे सेटलिंग टैंक हो जाते हैं। ये सेटलिंग टैंक से सब। फिर ये फिल्टर्स हैं, मीडिया डुअल मीडिया फिल्टर। मतलब इसके अंदर जो है पत्थर वाले मीडिया होते हैं और ये कार्बन फिल्टर होता अच्छा, है। मीडियम वाला मीडिया है ये। हाँ, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, डोजिंग टैंक फॉर पीएच एडजस्टमेंट। फिर ये स्लस जो होती है, जो कचरा निकलता है वो थिकनर में चला जाता है, और वहाँ और जो से पानी पानी बाहर हो जाता है। चलो दिखाओ कैसे बाहर करते हैं। अभी काला पानी तो हमने देख लिया। अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए YouTube चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहाँ आपको सौरभ द्विवेदी मिलेंगे और ये पूछते मिलेंगे कि यूपी का हाल क्या है। क्या हाल है यूपी? हमारी पेशकश का नाम है। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी पूरी कवरेज आपको इस चैनल पर मिलेगी और मिलेंगे मज़ेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी का संबंध आज भी किसान आंदोलन से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि किसानों के पास प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वो अनिश्चित काल के लिए सड़कों को जाम नहीं किए रह सकते। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की सीमाओं से किसान प्रदर्शनकारियों को हटाने को लेकर एक याचिका लगी हुई है। आज इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रदर्शनकारी किसान यूनियंस को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया।
मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी। सिंघू बॉर्डर स्थित प्रदर्शन स्थल पर एक दलित युवक की निर्मम हत्या के मामले में भी एक अपडेट है। हरियाणा पुलिस ने मृतक लखबीर सिंह के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर ली है। उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की दफा 295A के तहत जानबूझकर एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता हैं बलविंदर सिंह, जो कि एक जत्थेदार हैं। दूसरी सुर्खी का संबंध मुंबई क्रूज ड्रग्स केस से है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। आर्यन खान की जमानत याचिका 20 अक्टूबर को नामंजूर कर दी गई थी। कल के रोज उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में राहत के लिए याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई होगी 26 अक्टूबर के दिन। तीसरी सुर्खी का संबंध राजस्थान से है। यहाँ के चुरू जिले में एक 13 साल के छात्र को उसके टीचर ने कथित रूप से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले इस बच्चे की गलती ये थी कि उसने होमवर्क नहीं किया था। बच्चे के पिता का कहना है कि वो पिछले 15 दिनों में कई बार शिकायत कर चुका था कि उसके मास्टर उसे बेवजह पीटते हैं। 20 अक्टूबर की सुबह आरोपी टीचर मनोज कुमार ने बच्चे के पिता को फ़ोन करके कहा कि उनका बच्चा बेहोश हो गया है। जब पिता ने पूछा कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, तो टीचर ने कहा कि वो मरने का नाटक कर रहा है। जब पिता खुद स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि सभी बच्चे भयभीत खड़े हैं, उनकी पत्नी भी वहाँ है और उनका बच्चा वाकई इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मनोज कुमार पर दफा 302 लगाई गई है। ये थी सुर्खियां। आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। अप्रैल और मई में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो मोदी सरकार की टीकाकरण नीति पर खूब सवाल उठे। देश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई बार फटकारा। टीकाकरण की नीति पर हलफनामा भी मांग लिया। सख्ती से पूछा गया कि बताइए कब कितने टीके लगाए जाएंगे। जब देश में कोरोना से लोग मर रहे थे और सरकार विदेश में वैक्सीन मैत्री के तहत टीके भेज रही थी, तो विपक्ष ने मोदी सरकार को खूब घेरा भी था। ये भी कहा गया कि अगर सरकार टीके लगाने को लेकर गंभीर होती तो शायद दूसरी लहर में इतनी जाने न जाती। जब अमेरिका, यूके और इजराइल जैसे देश अपनी बड़ी आबादी का टीकाकरण कर चुके थे, तब भारत में नाम मात्र टीकाकरण हुआ था, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका उत्पादक देश है। जब बहुत किरकिरी हुई तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साल के आखिर तक 216 करोड़ टीके लगा देंगे। इस भरोसे पर हैरानी जताई गई तो जून में सरकार ने कहा कि 135 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर तक टीके लगा देंगे। अब अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक देश में 100 करोड़ डोज लगा दी गई हैं। सरकार दूसरी लहर का अतीत भूलकर जश्न के मोड में दिख भी रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गए और उनके सामने 100 करोड़वीं डोज लगाई गई। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय भारत की साइंस और डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया और उनके मंत्रियों ने इस उपलब्धि का श्रेय पीएम मोदी को दिया। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बधाई की असल हकदार वैसे दोनों कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट। और भी कंपनीज है, लेकिन प्राइमरीली इन्हीं कंपनियों ने उत्पादन किया है ज़्यादातर टीकों का। इन्होंने अपना प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाया। 100 करोड़ टीकों में से, खुराकों में से लगभग 90 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट ने सप्लाई किए। सीरम इंस्टीट्यूट ने किस तरह और कितना प्रोडक्शन बढ़ाया, सुनिए सीईओ अदार पूनावाला को। क्रेडिट तो सब लोग को मिलना चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज को, हमारी टीम को जिसने बहुत दिन रात मेहनत की और काम किए, और अल्टीमेटली मोदी जी को अल्टीमेट क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि उनके लीडरशिप के थ्रू ये सब हमने साथ में मिलके मेहनत कर सके। परमिशंस, लाइसेंसेस, पैसे की सपोर्ट जो हमें चाहिए थी, हमें मिली सपोर्ट मोदी जी से और उनके गवर्नमेंट से, तो उन्हें क्रेडिट मिलनी चाहिए उनके लीडरशिप के लिए। क्योंकि आज हमारा जो खुशी का दिन है, ये सब इतना रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम में हो सका है क्योंकि ये पूरी सपोर्ट हमें मिली है। और इसके आगे भी हमें पूरे देश को वैक्सीन लगाना है, तो इसके लिए हम कुछ और महीने के लिए इंतजार करेंगे, मगर अब वैक्सीन की कुछ शॉर्टेज भी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है और ये बहुत अच्छा
खुशी का दिन है कि हमने इतना वैक्सीन सब हमारे देश के लोगों को हम दे सके। भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा एला ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए अब आप। तो इंडियंस को प्रेशर में रखना है, प्रेशर में रखे तो कुछ भी कर सकते। हम लोग पैंडेमिक आया, सोसाइटी प्रेशर हम लोग को डाला, हम कुछ किया, बस उतना है। गवर्नमेंट भी साथ हेल्प किया, हम सक्सेस किया उसके लिए। सो बोथ गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडस्ट्री, पीपल, मीडिया, पूरा लोग मदद किया। सच बोल रहा हूँ, पूरा लोग मदद किया। इसलिए ये क्या है, ये सक्सेस, ये फर्स्ट पहले सक्सेस स्टोरी। बहुत स्टार्टअप्स है कंट्री में, ये स्टार्टअप लोग को ये बहुत एंकरेजमेंट आ जाता। वो लोग भी कर सकते, कैसे सोच सकते, कुछ भी कर सकते, कोई भी कर सकते कंट्री में। अब 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के मायने क्या हैं, किस तरह से इस आंकड़े को समझना चाहिए, इस पर आते हैं। 100 करोड़ टीके लगाने का मतलब है कि हमने अमेरिका से 2 गुने टीके लगा दिए हैं, जापान से 5 गुना, जर्मनी से 9 गुना और फ्रांस से 10 गुना ज़्यादा टीके लगाए हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में मिलाकर जितने टीके लगाए गए हैं, भारत में उससे ज़्यादा टीके लगे हैं। हालांकि इन देशों से हमारी आबादी भी ज़्यादा है, तो जाहिर है टीकों का कुल नंबर भी ज़्यादा ही होगा। मैथ्स। अब तक भारत के अलावा 100 करोड़ टीके सिर्फ चीन ने लगाए हैं। ऑब्वियसली वहाँ भी हमारे जैसी ही आबादी है, हमसे थोड़ी ज़्यादा। लेकिन कुल टीकाकरण के अलावा टीकाकरण की रफ्तार भी भारत में बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा रही है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ था। पहले फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हुआ। फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगने शुरू हुए। इनमें पुलिस के जवान या डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर्स या म्यूनिसिपल वर्कर्स या टीचर्स शामिल थे, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल रहे। 1 मार्च से 60 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। उसके बाद टीकाकरण को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, 21 जून के पहले और बाद का टीकाकरण। 21 जून से पहले सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्यों को दे दी थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कह दिया था कि आप टीके लगवाइए, चाहे तो फ्री में लगवाइए या पैसे ले लीजिए, हमें नहीं पता। इस नीति पर खूब सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आप दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं। इसीलिए 21 जून से सरकार ने फिर टीके सप्लाई करने का जिम्मा अपने पास ले लिया और सबको मुफ्त टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने जो टीके लगाए वो मुफ्त थे। जिन लोगों ने निजी अस्पतालों में जाकर टीके लगाए हैं, उन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया है। 21 जून से पहले और बाद में टीकाकरण की रफ्तार में भी अंतर दिखता है। पहले रोजाना औसत 18 लाख टीके लगाए गए, लेकिन 21 जून के बाद टीकाकरण का औसत 60 लाख आता है। कुल मिलाकर 16 जनवरी से 21 अक्टूबर तक 281 दिनों में भारत ने 100 करोड़ टीके लगा दिए। मतलब भारत ने औसतन हर दिन 35 लाख टीके लगाए, जबकि यूएस में 14.5 लाख डोज रोजाना लगी हैं, ब्राजील में 11,30,000 और इंडोनेशिया में 7,40,000 वैक्सीन डोज रोजाना लगी हैं। रूस में 4.5 लाख और यूके में 3,40,000 वैक्सीन डोज रोज लगाई गई हैं। यहाँ भी इन आंकड़ों को सुनते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन सारे देशों की आबादी भारत से कम है। अगर भारत के बराबर होती तब वो क्या करते, तो वो अगर और मगर की लड़ाई है, जिसे इस बातचीत के स्कोप में एड्रेस नहीं किया जा सकता। तो इन पैमानों पर भारत के आंकड़े सुकूनदायक अब लगने लगे हैं। हालांकि एक दिक्कत वाली बात भी है, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड यानी दोनों डोज लेने वाली आबादी के मामले में हम दुनिया के कई देशों से पीछे हैं। अभी भारत में करीब 29 करोड़ वयस्क लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं, यानी वयस्क आबादी का करीब 30%, और कुल आबादी का करीब 21% ही पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। जबकि दुनिया के कई देश अपनी ज्यादातर आबादी का टीकाकरण पूरा कर चुके हैं, दोनों डोज, कुछ जगह बूस्टर भी लग रहा है। यूके में 67% यानी 2/3 आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। यूएस में 56%, ब्राजील में 50% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। और इसीलिए विपक्ष के दल सरकार की उपलब्धि में सुराग निकाल रहे हैं। सरकार अगर हिम्मत रहते तो सरकार को खुद बताना चाहिए था कि हाँ, इतने फीसद लोगों को हम डबल वैक्सीनेशन कर दिए हैं। जब तक डबल वैक्सीनेशन नहीं होगी तब तक कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। और दुनिया की बड़े बड़े देशों में अभी बूस्टर डोज लग रहे हैं, मतलब 2 पार करके 3 लगाए जा रहे हैं, और हम यहां 1 लगाने नहीं सफल हुई है, और वो भी 18 साल उम्र की ऊपर की आबादी। अभी 2 से 18 साल के लिए भी वैक्सीन निकल चुके हैं, उसको भी लगाना पड़ेगा। बच्चे लोग अभी हॉस्पिटल में दर्ज हो रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये ढिढोरा पीटने का कोई जरूरत नहीं था। यूपी चुनाव है, ढिढोरा पीटना जरूरी है। अपना पीठ खुद थपथपाने में ये लोग माहिर है, और ये बसते रहेगा।
दोनों डोज वाली बात के अलावा पूरे भारत में टीकाकरण भी फिर एक जैसा नहीं है। कई इलाकों में ज्यादातर आबादी को टीके लग चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं आधी आबादी का भी टीकाकरण नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है, तो वहां टीकाकरण भी सबसे ज्यादा हुआ है। एब्सोल्यूट नंबर्स में, मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं। 21 अक्टूबर तक यूपी में 12 करोड़ 26 लाख टीके लगाए जा चुके थे। ये देश में सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड ने हाल ही में दावा किया कि उसने अपने 100% लोगों को कम से कम 1 डोज वैक्सीन दे दी है। छोटा राज्य है, कर पाया। जम्मू कश्मीर ने भी सभी वयस्कों को कम से कम 1 टीका लगाने का दावा किया है। इसी तरह एक बेहतरीन कीर्तिमान हिमाचल प्रदेश ने भी बनाया है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला राज्य है जहां 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। ऑब्वियसली एक और छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से। अब टीकाकरण की इस रफ्तार के बीच ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या कोरोना चला गया, क्या तीसरी लहर नहीं आएगी और मास्क कब तक पहनना पड़ेगा। अभी करीब 15,000 कोरोना के केस रोजाना आ रहे हैं औसतन। तीसरी लहर के बारे में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, सुनिए। So we should be prepared for the worst, and I think that preparation is already on, and a lot of things have been done, and we are ready. But at the same time, if you look at Sero survey data, if you look at the way the vaccination is going, I don't think that we will see a huge increase in hospitalization and deaths because of subsequent waves. We may see increase in number of cases, but they will usually be, majority will have mild illness and may not have that much of hospitalization and death. But having said that, I would like to really request everyone to continue to have COVID appropriate behavior, especially during the festive season, because two things are very important. 2 साल के दौरान कोरोना में हमने बहुत कुछ झेला, कईयों ने अपनों को खो दिया। अब कोरोना की रुखसती के संकेत सुकूनदायक हैं। बड़ी खबर में बस इतना ही। अब मामले पर कू की राय। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था, फ्री वैक्सीन के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का तर्क सही है क्या? क्वेश्चन मार्क। हाँ कहने वाले हैं 49% और 51% लोगों ने कहा है ना। कूपर, अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना ही चाहते हैं तो कूपर दी रलन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। पोल के नतीजे आपको हमारे शो में इसी तरह दिखते रहेंगे। हम आपसे अलग अलग मुद्दों पर राय भी मांगते रहेंगे और ये राय आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या #LTShow के साथ कू करके बता सकते हैं। वो भी आपको शो में देखने को मिल सकती है। अगला शो आपको देखने को मिलेगा अगले दिन, यानी कि कल के रोज। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए दी रलन टॉप। और ये मत भूलिए कि झांसी में रलन टॉप अड्डा होने वाला है, क्योंकि उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसलिए टाइम को शिफ्ट करके हमने 5 की जगह कर दिया है 3। बाकी डिटेल्स वैसी की वैसी हैं, कार्ड पे आप देख लीजिए।